अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ हामिद बासित। हॉट टॉक में आप लोगों को खुशामदीद। हॉट टॉक में हमारे साथ हर रोज़मर्रा में हमारे हर एपिसोड में हमारे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं और उन गेस्ट के साथ साथ हमारे पास किस किस्म के गेस्ट होते हैं वो आपको बताता चलूँ कि हमारे पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड गेस्ट होते हैं। इसके अलावा कमेंटेटर्स और दीगर जो स्पोर्ट्स के शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे साथ मेहमान मौजूद होते हैं। इस तरह के एक मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले हम गुज़िश्ता दिनों जो हमारे साथ गुज़िश्ता एपिसोड में जो एक सवाल आपसे किया गया था उसकी जानिब बढ़ते हैं। हम आपके साथ एक जो सवाल पेश किया गया था वो ये था कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ कौन करार पाए थे, जिसका सही जवाब था साकिब महमूद। और इसका सही जवाब देने वाले कौन थे इसके बारे में बाद में जानेंगे। अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे मेहमान की जानिब। हमारे आज के मेहमान जो कि बैडमिंटन से इनका ताल्लुक़ है, स्पेशली एबल्ड हैं। मैं इनको डिफरेंटली एबल कहना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जितने स्पेशली एबल्ड लोग काम कर रहे हैं मेरे नज़दीक इतना हम खुद से काम नहीं कर पा रहे। हमारे साथ जो आज मौजूद हैं उनका नाम ज़ीशान गौहर है। आप पाकिस्तान ही नहीं इंटरनेशनली भी बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसके अलावा आपने पाकिस्तान में और एशियन गेम्स में बेशुमार जगहों पर तलाई तमगों की बात की जाए 12 तलाई तमगे और दीगर जो है ना तमगों से हमें नवाजा। आज हम उनकी जानिब बढ़ते हैं। तो कैसे हैं ज़ीशान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कैसा रहा ये तमाम सफ़र और शुरुआत से ही इस जानिब आना चाहते थे या फिर? बिल्कुल, मुझे ये शौक़ आया, लड़के खेल होते थे मेरे घर के नीचे, तो वहाँ से उनको देख के मुझे शौक़ आया और मैंने वहाँ पे टूर्नामेंट्स खेलना शुरू किए। और जब मैं वो टूर्नामेंट्स जीता तो उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रुख किया और उसके बाद जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के आगे बढ़ने की कोशिश की। आपने मुख्तलिफ मुकाबलों में शिरकत की, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान में भी बहुत सारे मुकाबले आपने खेले। सबसे पहले तो मैं इस जानिब आऊँगा, सबसे पहला मुकाबला जो आपने खेला उसमें किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आपने पहला मुकाबला कौन सा खेला? मैंने सबसे पहला मुकाबला पेशावर में खेला था और मैं क्वार्टर फाइनल मैच जो मेरा था वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरे पे बहुत प्रेशर, शुरू का टूर्नामेंट था, पहला जो टूर्नामेंट होता है इंसान का, उसमें इंसान को बड़ा प्रेशर होता है, तो मुझे भी इसी तरह बहुत ज़्यादा प्रेशर था और मैं ख़ुद से भी लड़ रहा था और मैं अपने सामने पार्टनर से भी लड़ रहा था और जो कोई मुझे देख रहा होता था तो मुझे अजीब सा फील होता था। तो मैं इन सब चीज़ों से लड़ने के बावजूद मैं ब्रॉन्ज मेडल लिया था मैंने, माशाल्लाह। यानी कि आप पेशावर से आपने मुकाबला स्टार्ट किया। कौन सा मुकाबला था वो? किस लाइक आपने किसी लाइक एशियन गेम्स थे, कौन सा मुकाबला? ये नेशनल लेवल का मुकाबला था, पैरा ओलंपिक्स गेम थी। अच्छा, पैरा ओलंपिक्स में आपने ये ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अब तक आप कितने मेडल्स हासिल कर चुके हैं? हमारे नाजरीन तो बेहतर तौर पर जानते हैं आपको, लेकिन हम ये अपने नाजरीन जो लोग नहीं जानते उन तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि आप खुद से बताएं कि आपने कहाँ कहाँ मुकाबले लड़े और कितने अभी तक मेडल हासिल कर? मैंने नेशनल लेवल पे 12 गोल्ड मेडल है और 3 सिल्वर है और एक इंटरनेशनल लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल है। जो इंटरनेशनल लेवल पे भी मतलब आप मेडल ले चुके हैं? जी जी, ज़बरदस्त। और आपने इन तमाम मेडल्स के साथ साथ पाकिस्तान में जो नेशनली मेडल्स जो लिए हैं उनकी तादाद कितनी है? मैं 12 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल्स हैं। नाजरीन, 12 गोल्ड मेडल। एक ऐसा खिलाड़ी आज हमारे साथ मौजूद है जिसने 12 गोल्ड मेडल लिए, लेकिन आज भी हम उसको उस तरह रिगार्ड नहीं कर पाए। 12 गोल्ड मेडल के साथ ज़िंदगी जीना कैसा लगता है? मुझे तो बड़ा फ़ख्र होता है और मेरे घर वालों को भी बड़ा फ़ख्र होता है, लेकिन बाकी जो चीज़ें देखी जाए, जिस तरह स्पॉन्सरशिप के इशू होते हैं और इन सब चीज़ों को जब देखा जाए तो इंसान को दुख होता है। स्पॉन्सरशिप में आपकी जाने बात हूँ, स्पॉन्सर्स के हवाले से आपको क्या मसाइल दरपेश आए और इन स्पॉन्सर्स के लाइक स्पॉन्सर आराम से मिल जाते हैं? देखिए, जैसा कि आजकल जो पाकिस्तान में क्रिकेट को छोड़ के जो बाकी गेम्स हैं उनमें स्पॉन्सरशिप का बड़ा मसला है और हमारी तो फिर पैरा ओलंपिक्स गेम है ना, हमारे डिपार्टमेंट होते हैं ना हमारी कोई जॉब। देखिए, मैं तो जानता हूँ पैरा ओलंपिक्स क्या है, या आप तो जानते हैं पैरा ओलंपिक्स क्या है। हमारे नाजरीन को बताएं क्या पैरा ओलंपिक्स है क्या और इसमें किस तरीके से आप जो है इसका हिस्सा बनते हैं? पैरा ओलंपिक्स में जो है स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं जी, और जिनको जो मुख्तलिफ सलाहियतें रखते हैं, जो कि जिस तरह बैडमिंटन इसमें कैटेगरीज होती हैं। जी, बैडमिंटन में भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि SL3, S4, S5, S6, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जो हमारी चेक होती हैं उसके मुताबिक हम टूर्नामेंट। इन कैटेगरीज को आप किस तरह कैटेगराइज करते हैं? वो स्पेशली एबल्ड की कैटेगरीज देखी जाती हैं कि उसको मतलब कि उसके जो मसाइल हैं उसके मुताबिक उसको कैटेगरी दी जाती है ताकि उसके साथ ज़्यादती ना हो, कोई उससे जो है मजबूत बंदा उसके साथ ना खेल रहा। मतलब
बराबरी होनी चाहिए इसमें। लाइक आप कौन सी कैटेगरी के हैं? मैं वर्ल्ड गेम्स तो SL4 की कैटेगरी में खेला था, जो कि मेरी कैटेगरी नहीं थी। उसकी वजह? उसकी वजह ये थी कि मेरा शौक था कि मैं SL4 खेलूं, और मैंने खुद आप मतलब वॉलंटियरली इसमें स्पोर्ट्स बोर्ड को आप नहीं ठहराएंगे कसूरवार, लेकिन आपने वॉलंटियरली इसका जो है आगाज़ किया कि आप SL4 पे खेलें। जब मैं उधर गया तो उन्होंने मेरी चेक की, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी SL3 है। मैंने कहा नहीं, मैं SL4 में खेलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आपका मुकाबला फिर बहुत टफ होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने ट्रेनिंग की हुई है और इंशाल्लाह मैं इस पर पूरा उतरूँगा। नाज़रीन, इस वक्त एक ऐसे पर्सन के साथ हम मौजूद हैं जिनकी कैटेगरी बेसिकली SL3 बनती है। SL3 वो कैटेगरी है कि जिसमें आमतौर पर एक जो हमारे कुछ डिफरेंटली एबल्ड जो लोग होते हैं उनके साथ खेलना होता है और आगे बढ़ना होता है। हमारे ऐसे प्लेयर्स, बेशुमार प्लेयर्स हैं जिनको मौका भी मिलता है, लेकिन वो उस तरीके से SL3 पे नहीं अपना परफॉर्म कर पाते। हमारे पास जो प्लेयर हैं वो SL3 के होने के बावजूद SL4 पर परफॉर्म करके आए हैं। देखिए, SL4 पर परफॉर्म करना और पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आना, आपका इंडिया के साथ भी इंटरनेशनली आपने जो गेम खेला, आई थिंक क्वार्टर फाइनल में आपका जो मुकाबला हुआ उसमें आपने इंडिया के खिलाफ खेला और उसमें भी जीते आप। तो इस हवाले से अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इधर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और जानेंगे कि इंडिया के साथ इनका मुकाबला कैसा रहा। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं ज़ीशान गौहर, और इनका ताल्लुक़ पैरा बैडमिंटन से है और पैरा बैडमिंटन के हवाले से हमारी बातचीत चल रही थी। इस पैरा बैडमिंटन में इन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। जो अभी नाज़रीन हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताते चलें कि इस जो मुकाबले में इन्होंने भारत को नाकोचे नीचे पाए। तो अभी इसी वाले से हम लोग बातचीत चल रही थी, तो उस जाने बढ़ते हैं। तो कैसा रहा वो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला? क्या ऑडियंस का रिस्पांस था? क्या लोगों का जानिब से आपको रिस्पांस मिला? एक भारत को हराना, ख़ास तौर पर जब आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपके साथ पाकिस्तान का फ्लैग हो, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, ये तो बड़ा उस टाइम एजाज़ होता है इंसान को कि एक तो पाकिस्तान कलर है, ऊपर से इंडिया के साथ मैच खेलना। ये तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि इंडिया के साथ मैच आए और उनको हराएं। तो जैसा कि आपने कहा कि स्पोर्ट जो थी ना, मेरे साथ नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पे जो दुबई के लोग भी थे वो भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे और उन्हीं के ख़िलाफ़ जो है उन्हीं के साथ मिलके मेरे ख़िलाफ़ जो है नारे लगा रहे थे, जो कि मेरे लिए मैं बड़ा प्रेशर में था। उस टाइम मैं पहला सेट जीत चुका हुआ था और मैं दूसरा सेट चाह रहा था। पहला सेट आपने कितने से जीता? 21-14 से। 21-14 से इतने बड़े मार्जिन से जीतना यकीनी तौर पर बड़े बड़े लोगों के लगाम लगाने के लिए काफ़ी होता है। पहला सेट जब आप पर इतना प्रेशर हो, अगर प्रेशर नहीं होता तो शायद आप इससे भी बेहतरीन खेलते। और आपकी कैटेगरी SL3 है, आप SL4 पे खेल रहे हैं और उसके बावजूद आप 21-14 से हराते हैं पहले सेट में। फिर सेकंड सेट में क्या हुआ? सेकंड सेट में जो मेरे पे प्रेशर बहुत था, मैं प्रेशर ले गया था अपने पे, तो मैं 21-18 से जो है लॉस कर गया था मैं। कोई मसला नहीं, 21-18, लेकिन आप लड़े हैं। ये देखिए, लड़े हैं, 21-14 से नहीं हारे आप। 21-14 से पहला सेट हुआ, दूसरा सेट आपका 21-18, उसके बाद फिर आप थर्ड सेट की जाने 21-18 मैं जीत गया था, 21 और उनके 18 थे। ठीक है, नेक्स्ट सेट में आपका 21 एक कड़ाकेदार से मुकाबला कहते हैं वो हुआ। उसके बाद फिर आपने विन किया, क्वार्टर फाइनल से आगे क्वालिफाई किया। उस क्वालिफाइंग राउंड के बाद क्वार्टर फाइनल से आपका क्वालिफाई करना और बाकी आगे बढ़ना, कैसा उसके बाद फिर मुकाबले रहे? और इंटरनेशनली जब पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कैसी फीलिंग्स होती हैं? देखें, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आना, ये चीज़ बयान नहीं हो सकती। ये बहुत अलग सी फीलिंग होती है जब आपका तराना आपके कानों में गूंजे, बिल्कुल ऐसा, और आप ऐसी जगह पे खड़े हुए हो जहाँ पर आज से पहले बहुत कम खिलाड़ी वहाँ तक पहुँचते हैं। ये ख्वाब होता है। एक ख्वाब को ताबीर तक पहुँचाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो कि मैंने की है। अल्फाज हैं? नहीं, अल्फाज इसके लिए कोई अल्फाज, इसके लिए जो फीलिंग्स है ना, ये महसूस की जा सकती है, बयान नहीं की जा सकती। क्या वजह है कि इन सब के बावजूद ज़ीशान गौहर को सिर्फ उसके चाहने वाले ही जानते हैं? और देखिए, पैरा ओलंपिक, देखिए जैसा कि लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को भी शऊर नहीं है कि पैरा ओलंपिक्स है क्या, पैरा ओलंपिक्स की कमेटी क्या है। और इसी वजह से जो है हमारे साथ बहुत सी ज़्यादतियाँ भी इसी वजह से होती हैं, जैसा कि अभी मुझे जो है इंटरनेशनली दोबारा नहीं किया गया, भेजा नहीं गया। अच्छा, हाँ, ओलंपिक्स में
आपका दोबारा सिलेक्शन हो जानी चाहिए थी, चाहे वो आप बीइंग अ पैरा आपको SL3 में ही भिजवाते, लेकिन क्या वजह थी आपको उस तरीके से मौका नहीं दिया गया? देखिए, मैंने तो अपनी पैरा ओलंपिक्स कमेटी को कहा था कि ओलंपिक्स का क्वालिफायर डायरेक्ट ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई था स्पेन के अंदर, और उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं स्पॉन्सर भी लेके आ जाता हूँ। तो मैं स्पॉन्सर लेके आ गया। यानी कि आपने स्पॉन्सर्स भी उनको अरेंज करके दिए? जी, मैंने उनको स्पॉन्सर अरेंज करके दिए। पहले मैंने अपने लिए मतलब स्पॉन्सर अरेंज किया, फिर मैं उनके पास गया कि मुझे स्पॉन्सर मिल चुका हुआ है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे कोच जाएगा, उसका भी स्पॉन्सर आप लेके आएंगे। तो यानी कि आपको जिस तरह से स्पॉन्सरशिप के अलावा आपको जिस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए था, आपको पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन की जानिब से इस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए था, उस तरीके से उनका सपोर्ट आपको नहीं मिला। और इसके अलावा ओलंपिक्स में जब आप जा रहे होते हैं तो ओलंपिक्स के लिए जो फेडरेशन पाकिस्तान की जानिब से सिलेक्शन होती है उनकी, और उनको लाजमी सी बात है फंड्स भी मिलते होंगे, तो आपको क्यों स्पॉन्सरशिप की जानिब जाना पड़ा? उनकी जानिब से क्या फंडिंग का इश्यूज थे, क्या वजूहत थी? आपने वैसे तो ये सवाल तो उनसे बनता है, लेकिन फिर भी आपको उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से आपको आप खुद से करना पड़ा सब कुछ? देखिए, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप स्पॉन्सर लेके आए, हमारे फंड्स नहीं है। अब इसकी मुझे नहीं पता कि उनके पास फंड्स क्यों नहीं है, लेकिन जो उन्होंने मुझे कहा कि फ़ंड्स लेके आओ तो मैं वो लेके आया, और फिर भी उसके बावजूद उन्होंने मेरी एंट्री नहीं भेजी। इस फंड के हवाले से हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मेरे ऐसा हैरत है मुझे कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन इधर हम लोग एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, इस ब्रेक के बाद जानेंगे मज़ीद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान गौहर, जो कि पाकिस्तान ही नहीं पाकिस्तान से बाहर भी बेशुमार मुकाबलों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे लिए मेडल्स ला चुके हैं। हम लोग उनसे बात कर रहे थे पाकिस्तान और भारत के साथ क्वार्टर फाइनल की। उसके बाद फिर हमारी बातचीत चलते चलते आज हम लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में मौजूद जो गेम्स हैं उसकी जानिब बढ़ रहे हैं। तो ज़ीशान, मुझे ये बताइए कि जो गेम्स पाकिस्तान में चल रहे हैं, जो बैडमिंटन की जानिब अगर मैं नज़र दौड़ाऊँ तो बैडमिंटन में उस तरीके से हमें प्लेयर्स को उस तरीके से हमारे प्लेयर्स सामने नहीं आ रहे, उनको परफॉर्म करने का मौका नहीं मिल रहा, या उन पर कोई प्रेशर है इसकी वजह से वो सामने नहीं आ रहे। देखिए, जैसा कि स्पॉन्सर्स के इशू होते हैं ना, तो कोई भी इस गेम की तरफ आना नहीं चाहता। मतलब स्पोर्ट्स की तरफ बहुत से कम लोग होते हैं जो आते हैं। जैसा कि अब स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे स्पोर्ट्स होते हैं, वो लोग सिर्फ आते हैं, बाकी बाहर से कोई भी नहीं आता, क्योंकि स्पॉन्सर नहीं है। और वो कहते हैं कि यार इनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो जब हमारा फ्यूचर तब बनेगा जब हमें जो कंपनीज़ हैं वो स्पॉन्सर करेंगी, या हमारी जो फेडरेशंस हैं वो हमें स्पॉन्सर करवा के देंगी, बल्कि स्पॉन्सर भी एंट्री बेच के देंगी। तो हम जाएंगे, नेशनल लेवल पे खेलेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे। हमारी नज़र जो होती है ओलंपिक्स के लिए होती है, हम इंटरनेशनल लेवल हम खेलें, अपनी रैंकिंग बनाएं और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करें। क्या वजह है सिर्फ हम लोग ओलंपिक्स पे नज़र दौड़ाए बैठे होते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हम लोग जो नेशनली जो मुकाबले चल रहे हैं उसमें बेहतर परफॉर्म करके आगे बढ़ें। देखिए, नेशनल लेवल पे तो सारे बेहतरीन परफॉर्म करते हैं और नेशनल चैंपियंस भी हैं। 5-5 साल भी, मैं जैसे कि 4 साल भी की बात करें, 5 साल बैडमिंटन की वो चैंपियन रही हैं, और अभी ओलंपिक्स में भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और वर्ल्ड नंबर 3 के साथ। तो बिल्कुल ऐसी वर्ल्ड नंबर 3 के साथ आप परफॉर्म करें और इंटरनेशनली बेहतरीन परफॉर्म करते हुए आप आगे बढ़ें। इसी के साथ हम लोग इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जा रहे हैं। तो हमारे इस शो में एक सवाल होता है जो कि वीकली हमारा क्वेश्चन होता है आप लोगों के साथ। आज इस प्रोग्राम में हमारा बैडमिंटन के हवाले से एक सवाल है। ओलंपिक्स मेडल की अगर बात की जाए, हमारा जो इस वीक का सवाल है वो आपके साथ मैं बताता चलूँ कि ओलंपिक्स मेडल में सबसे ज़्यादा मेडल हासिल करने वाले कौन से प्लेयर हैं। इस सवाल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हमारी आवाम के लिए कोई मुश्किल हो जाएगा, लोग नहीं जानते। चाइना के जो प्लेयर हैं, इससे ज़्यादा क्लियर मैं नहीं कर सकता और उनका नाम मैं नहीं बताऊँगा, ये आपने बताना है कि उनका नाम क्या है। ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल हासिल करने वाले चाइना के प्लेयर हैं, कौन से प्लेयर हैं ये आपने बताना है। ये सवाल इस जो हमारे शो के नीचे जो एक टिगर चल रही है इस पर आपके सामने ये सवाल मौजूद है। तरीकाकार आपके सामने है, नंबर आपके सामने है, नंबर पे हमें मैसेज कीजिए और हमें बताइए कि इस सवाल का जवाब क्या है। और इसके साथ साथ मैं बता चलूँ, इस पर आपको गिफ्ट हैम्पर भेजा जाएगा। जो लास्ट हमारे शो के जो विनर थे उनका नाम हसनैन मुग़ल है और उनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी तरफ से उनको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर उनके तक पहुँचाया जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आप हमारे शो का हिस्सा बने और यकीनी तौर पर ये एक बड़े एजाज़ की बात है कि आज आप हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने। इसी के साथ हम आपके साथ इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।